आप देख रहे हैं आपका बाजार। दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर लोकेश उपल और साथ ही मिस्टर राजेश अग्रवाल हैं और लगातार आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर रहे हैं। अपने अगली क्वेरी को इस शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। इनफैक्ट एक SMS आया है, फटाफट से वो देख लेते हैं। जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग जितेंद्र, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम। आई हैव गॉट 600 शेयर्स ऑफ लिंकन फार्मा एट 206 रुपीज। ओके, फिलहाल थोड़ा नुकसान में चल रहे हैं अभी। आप कितना समय दे सकते हैं और अपने निवेश पर? I think up to 1 year, and if possible, can you advise me share if for trading for 1 to 2 lakh rupees for a long-term basis? That means buy and forget. ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। राजेश, पहले तो लिंकन फार्मा पर आप इनको राय दीजिए। 206 का इनका परचेजिंग प्राइस है, 600 शेयर्स हैं इनके पास। फिलहाल 188 का लेवल देखने को मिल रहा है। आज करीब 2% ऊपर है ये शेयर। लॉन्ग टर्म के लिहाज से 1 साल तक का इनका नजरिया यहाँ पर, और साथ ही कुछ और शेयर्स में भी निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। कौन सा सेक्टर आपका पसंदीदा सेक्टर होगा इस वक्त, और कौन से शेयर में इनको निवेश की राय देंगे? देखिए, जहाँ तक लिंकन फार्मा का सवाल है, मिड कैप की फार्मा कंपनी है और जो पूरे फार्मा सेक्टर ही दबाव में है। हालांकि इससे जो यूएस वगैरह की जो दिक्कतें हैं उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा इस कंपनी पर, लेकिन बावजूद इसके चूँकि सेक्टर आउट ऑफ फेवर है, मुझे लगता है कि स्टॉक में बहुत अच्छा रनअप देखने के लिए बहुत समय की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे बेहतर ये होगा कि जहाँ भी मौका मिले, थोड़ी बढ़त मिले, वहाँ निकल जाएँ। इस वक्त फार्मा क्षेत्र से खास करके मिड कैप वालों से दूर रहे, या रहना भी है तो जैसे सेलेक्टिव कंपनी औरोबिंदो है, लुपिन है, इप्का है, सिप्ला है, इसमें रहें तो बेहतर होगा। जहाँ तक दूसरी कंपनियों में निवेश का सवाल है, मुझे लगता है कि अगर आपको साल भर के लिए निवेश करना है तो EID पैरी, RBL बैंक, इस तरह की कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। चलिए, विकल्प बताए जा चुके हैं, रणनीति बताई जा चुकी है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ नंबर्स को लेकर। नंबर्स आए हैं टाइगर लॉजिस्टिक्स के। कंपनी की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर हरप्रीत सिंह मल्होत्रा हैं बातचीत करने के लिए। MD है कंपनी के। मिस्टर मल्होत्रा, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, चाहे वो रेवेन्यू फ्रंट पर हो, मुनाफे फ्रंट पे हो, ऑपरेटिंग फ्रंट पर हो। की हाइलाइट्स क्या थे सर? हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आई थिंक इस टाइम रिजल्ट्स थोड़े बेटर रहे हैं। आई थिंक हम शेयर थोड़ा और बेटर कर सकते थे। 2-3 महीने हमारे निकल गए एक्चुअली डीमोनेटाइजेशन में। आई थिंक उससे बेटर हम हो सकते थे। बिटा मार्जिन्स अच्छे आए हैं, पैट मार्जिन्स इस बार ठीक हमारे हो गए हैं, एंड इवन our top line has grown by 17-18%. EBITDA margins around again 25-30% से increase हो रहे हैं। PAT margins भी उसी lines पे हैं। So I think overall results have been good, and I think आगे भी हमें लगता है कि क्योंकि this is as per our expectations what we had predicted in last 6 months back. So I think we are working on the same lines. और हमें लगता है कि आगे वाले महीनों में और वर्षों में भी जो हमारे प्लान्स हैं वो अगर ठीक ठाक एग्जीक्यूट होते रहे तो हम अपने टारगेट पे जाएंगे। राइट। मिस्टर मल्होत्रा, अगर इंटरनेशनल ऑपरेशंस की बात करें जहां पर आपका ज़्यादा बिजनेस है, तो सी फ्रेट और एयर फ्रेट में अभी आपको कितना इजाफा देखने को मिला है टॉप लाइन में इस क्वार्टर में, और आगे जाते हुए कुछ ग्रोथ आउटलुक ट्रेंड आप दे पाए तो? यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। I wanted to ask you about the international operations, air freight और sea freight का जो अभी आपका operations रहा है इस तिमाही में, टॉप लाइन में कितना contribution रहा है और आगे जाते हुए growth outlook? हमारी अभी वी आर बेसिकली सी फ्रेट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग सी फ्रेट पे ज्यादा फोकस करते हैं। Okay. और आई वुड से 95% जो हमारा है वो सी फ्रेट से कंट्रीब्यूशन है। Okay. जो हमारे आगे फ्यूचर ग्रोथ इंजन होने वाले हैं वो एयर फ्रेट होने वाला है, इम्पोर्ट्स होने वाला है, जिस सेक्शन में अभी हम बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं। Okay. तो हमें ये लगता है कि अगर हम मेजर हमारा जो ग्रोथ इंजन होंगे वो इम्पोर्ट से मेजरली आने वाला है, एयर फ्रेट से आने वाला है, ईस्ट इंडिया से आने वाला है, सदर्न इंडिया से आने वाला है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी वेरी स्ट्रांगली प्रेजेंट इन नॉर्थ इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया, और अब हम लोग देख रहे हैं ईस्ट इंडिया और सदर्न इंडिया। सो आवर ड्रीम ऑफ मेकिंग टाइगर लॉजिस्टिक्स अ पैन इंडिया प्लेयर, which there is not a single logistics company in India which has a strong pan India presence. So I think वो हमारा अगले 2-3 साल में ड्रीम पूरा होना चाहिए। That's my wish. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मल्होत्रा अपना समय हमें देने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए और विस्तार योजना बताने के लिए। शेयर में रिएक्शन भी है। एक अच्छे नंबर्स के बाद शेयर 5.5 रुपये ऊपर कामकाज कर रहा है, 3% की बढ़त है, 298 रुपये के स्तरों पर शेयर अभी कामकाज करते हुए। अब नवीन से बातचीत कर लेते हैं। नवीन हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नवीन जी, क्या सवाल आपका? और लिया था सर।
आपने कावेरी सीड के शेयर लिए? हाँ, कावेरी सीड लिया था 360 रुपीज में लिया था 1000 का। ओके। और मेरे पास सर HFCL और सुजलान का है। उस दिन आपका चैनल में वो मुनाफा में आता है कंपनी जी, सुजलॉन पे हम थोड़े पहले बातचीत कर चुके हैं नवीन जी, थोड़ी पहले सुजलॉन पे हमने बातचीत की है। हमारे जानकारों की बने रहने की राय दी गई है इस शेयर को लेकर, इस साल के लिए एटलीस्ट। और रही बात आपके कावेरी सीट को लेकर, उस पर हम राय आपको दिलवा देते हैं। लोकेश, खरीदारी 360 में है, 1000 शेयर हैं, 600 रुपये करीब ये शेयर पहुंच चुका है, करीब 240 रुपये का मुनाफा है। क्या कर सकते हैं? बने रहें, निकल जाएं, पार्शली प्रॉफिट बुक कर लें और खरीदारी करें, क्या करें? सुमित जी, अगर हम कावेरी सीड्स के चार्ट को स्टडी करते हैं, व्हाट वी सी राइट नाउ कि जब 575 के लेवल्स को चार्ट ने क्रॉस किया तो उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। आप पहले तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिए, वो है 575 रुपये का। अगर स्टॉक 575 के नीचे जाए तो अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर दीजिएगा और 575 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। हो सकता है अगले 1-2 हफ्तों में आपको ये स्टॉक 610 से 620 के लक्ष्य ऊपर की तरफ दिखा सकता है। चलिए, 610-620 तक के लेवल भी शेयर में शायद आने वाले समय में देखने को मिले। 594-95 रुपये शेयर कामकाज कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले 2 शेयर देख लीजिए। एक है असाही इंडिया ग्लास और एक है क्वालिटी लिमिटेड। इन दोनों शेयरों में एक बाइंग आई है। स्पेशली क्वालिटी लिमिटेड में करीब 5.5% का एक स्पाइक है और ये शेयर 14 रुपये ऊपर 11% ऊपर आ चुका है, दिन के ऊपरी स्तरों पर है। और असाही इंडिया ग्लास भी 3-3.5% ऊपर एक चला है और ये भी डे हाई पर आ चुका है। बड़े शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखिए, 1.5% शेयर अभी चला है, अब 6.5% ऊपर आ चुका है, 1446 के लेवल पर है। M&M में नंबर्स के बाद री रेटिंग के बाद दोबारा बाइंग आ रही है। इस बाइंग में अब आपकी रणनीति क्या हो? ब्रेक के बाद लौटते हैं और राजेश से जानते हैं। सुनो सुनो तो अपने दिल की, सुनो सुनो तो अपने दिल की, सुनो तो अपने दिल की। लक्स कोजी। प्रायोजक कोटक सिक्योरिटीज, स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ और टाटा हेक्सा, व्हाटएवर इट टेक्स। 4 व्हीलर के सारे अरमान गए हैं उसकी फाउंडेशन में और ओवर टाइम की सारी रातें उसकी दीवारों में। देखो, एनिवर्सरी के बड़े बड़े गिफ्ट से उसकी छत बनी है और छुट्टियों के हजारों सपनों से उसकी खिड़कियां। एक घर बनाने के लिए आप कितनी कुर्बानियां देते हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए सिर्फ मजबूत सीमेंट ही नहीं, एक मजबूत घर बनाने के लिए हम आपको सही सलाह भी देते हैं। MP बिरला सीमेंट, सीमेंट से घर तक। Do you know thyroid disorders can be easily diagnosed and treated? Think thyroid, think Thyrocare. समोसा खाने से तेरा पेट बढ़ेगा, पैसा नहीं। तो क्या करूं? तू अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल। अरे नहीं, इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ी तो निकाल लेना। म्यूचुअल फंड्स में से पैसा कभी भी निकाला जा सकता है। सही है यार भाई, बहुत सही आइडिया दिया तूने। हाँ, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Got it! A few years ago I had a heart attack, but here I am today, directing this film. I have diabetes, but that doesn't stop me. Adult malnutrition. I had vertigo, but I'm here today, starring in this film. With the help of Abbott's breakthroughs, modern healthcare has helped millions, like me, lead fuller lives. Abbott, life to the fullest. Make in India has enormous potential. It is really talking about sustainable and inclusive development and growth for the Indian economy. So unless there is a growth in demand, you're not going to be able to reap the benefit of the potential employment that this sector can unleash. We go about doing this by making sure that there is ease of doing business so that the Indian economy becomes globally competitive, extremely competitive. Capital from all over the world finds it attractive to multiply itself to come to India, and India will serve the rest of the globe
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाजार में इस वक्त भी कॉशियस ट्रेड ही हो रहा है। 9621 के लेवल्स के आसपास ही निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। आज काफी चॉपी ट्रेडिंग सेशन रहा है, लेकिन लगातार आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर रहे हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स। अगली क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। जालंधर से हरिंदर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग हरिंदर, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम। जी बताइए। मैडम मेरे पास मन्नापुरम जनरल फाइनेंस पड़ा है 5450, 24 की एवरेज पे लिया हुआ है। कब लिया था आपने ये मैडम हो गए कोई 2-3 साल हो गए, और उसके बाद लगातार आप एवरेज करके अपनी कॉस्ट 24 के लेवल्स पर लेके आए हैं। अच्छा मुनाफा अभी आपको हो रहा है, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। मुनाफे को आप बचा के रखिएगा। ये बताइए कुछ और समय दे पाएंगे क्या? बिल्कुल समय मेरे पास खुला है। मेरे को ये बताइए आप इसको होल्ड करने में फायदा है या निकलना चाहिए? श्योर, आपको राय दिलवा देते हैं। राजेश, मन्नापुरम फाइनेंस ओवर 5,500 शेयर्स इनके पास हैं। 24 की इनकी एवरेज प्राइस है। अभी आप इनको क्या सलाह देंगे? लंबे समय तक और रुक सकते हैं? देखिए, पहले तो बधाई हो इतने अच्छे दाम में एंट्री करने की और अब इतने अच्छे मुनाफे में बैठे रहने की। जहाँ तक कंपनी का सवाल है, चौथी तिमाही के नंबर अच्छे आए थे। 54% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखी गई थी। AUM में भी करीब 19.5% की बढ़त देखी गई है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी 9 के PE पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं है, लेकिन मार्केट ऊंचे लेवल्स में होने के कारण से अगर करेक्शन आता है तो इसमें एक अच्छा कट देखा जा सकता है। मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म में आप 80 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, या उससे भी बेहतर स्ट्रैटेजी होगी कि पार्शियल प्रॉफिट अभी भी बुक कर लें ताकि आपकी कॉस्ट और कम हो जाए या फ्री हो जाए। चलिए विपुल से बातचीत कर लेते हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद है। विपुल जी नमस्कार। सर नमस्कार। विपुल आप सुन पा रहे हैं? हेलो सर, सुन पा रहा हूँ जी, पूछिए अपना सवाल। सर मुझे बैंक ऑफ इंडिया में रेट किया था 190 रुपए के लेवल पे। ओके। सर मैं बीच में 1 ईयर तक, और इसके अलावा सर एक सवाल और था मेरा जी। मैं करंट लेवल पे टीवीएस लैब और सन फार्मा क्या बाय कर सकता हूँ? चलिए लोकेश, पहले तो बैंक ऑफ इंडिया बताइए क्या करना चाहिए। 190 पे खरीदारी है, 800 शेयर है, 145 आ चुका है, 45 रुपये पर शेयर घाटा है। दूसरा 2 विकल्प डिविस और सन फार्मा, क्या बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? देखिए समझिए, अगर बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, वी सी ए सैंडविच फॉर्मेशन ऑन द मंथली चार्ट विच इज अ बुलिश सैंडविच फॉर्मेशन, जो इंडिकेट करता है कि स्टॉक की जो सपोर्ट जोन है दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 135। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। हो सकता है अगले महीने में आप इसमें बाउंस बैक देखें। स्टॉक विल जंप बैक टू लेवल्स ऑफ 180 to 185 ऑन दी अपसाइड। तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। आपका सेकंड सवाल था सन फार्मा पे। सन फार्मा के चार्ट्स को स्टडी करने के बाद ऐसा लग रहा है कि 490-485 के आसपास की सपोर्ट जोन बनती है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति को अपनाएं, गिव योर पोजीशन, बाय ऑन डिप्स की रणनीति को अपनाएं और अपनी पोजीशन को 6 से 9 महीने का टाइम दीजिए। आपको 400-450 के लेवल से वापस बाउंस करता हुआ स्टॉक 700 रुपए के लेवल से वापस नजर आएगा। ठीक है, चलिए तो आपको सभी शेयर्स पर राय भी मिल चुकी है। अगले दर्शक के सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार से रमन हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग रमन, पूछिए अपना सवाल। जी मेरे पास 1200 शेयर है 70 रुपीज में, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के। तो ठीक है, कब तक होल्ड कर पाएंगे? मेरा 1 साल 1.5 साल हो चुका है ऑलरेडी। ओके, ऑलरेडी 1 से 1.5 साल रुक चुके हैं। राजेश, क्या सलाह देंगे? GST के स्पेस में अगर देखा जाए तो अभी भी ऐसा लगता है रोड ब्लॉक्स बाकी हैं। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल फाइनेंस मिनिस्टर अमित मित्रा ने अपना स्टांस चेंज किया है, कैसा लगता है अभी आपको ये स्पेस? क्या अभी भी यहाँ पर तेजी आनी बाकी है, कुछ और समय लगेगा, या फिर आपको लगता है इसी स्पेस पे कोई और बेटर पिक है? क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, GST को लेकर के कुछ नई बातें उभर कर आई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसके सॉल्यूशन जल्दी ही हो जाएगा। और पूरी उम्मीद है कि जो शेड्यूल डेट है वहाँ से लागू हो जाएगी। नहीं भी होती है तो कुछ दिन बाद हो जाएगी, ये मान के चलते हैं। जहाँ तक लॉजिस्टिक स्पेस का सवाल है, GST के चलते बहुत अच्छा रन ऑफ पूरा स्पेस देख चुका है और अब थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। स्नोमैन भी उसी में से एक है। फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स में इकलौती कंपनी होने के कारण से एक डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल है जिसका इन्हें लंबी अवधि में बिल्कुल फ़ायदा मिल सकता है, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट मॉडर्न रिटेल ट्रेड बहुत अच्छी तरीक़ा से फैल रहा है। तो इसमें बने रहें स्टॉक में। 65 से 70 रुपये के आसपास जब आता है तो वहाँ पर निकल जाएँ। जी, बातचीत करने के लिए हमारे साथ विमल है मुंबई से। विमल जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी विमल जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। हाँ सर, रतन पावर है मेरे पास। 2013 में 13 रुपये 65 पैसे में कुछ लिया है, 13 रुपये 55 पैसा की 65 पैसे में। जी विमल जी, आधा हो गया शेयर, आपने निकलने की नहीं सोची पहले कभी?
सर एक्चुअली मैंने तभी मार्केट में थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा था, अभी अभी ध्यान देने का चालू किया है। लेकिन अब आप कहेंगे कि बाजार जो है वो लॉस देता है, अब आपसे कोई पूछेगा तो नहीं, वो तो मेरा गलती है, तो मैं बाजार पे कैसे ब्लेम कर सकता हूँ। चलिए, लेकिन आप अगर आपको निकलने के लिए कहा जाए तो क्या आप निकलने की स्थिति में है? आप यहाँ से निकल सकते हैं? हाँ, निकल जाऊंगा, एक बार तो निकल जाऊंगा, कुछ आधा तो आधा ब्लॉक हो जाए, निकल जाए। चलिए, ये एटलीस्ट आप सही कह रहे हैं कि अगर लॉस कम से कम ही हो लेकिन निकलना ज़्यादा बेटर है, और बाइटिंग द बुलेट वाली सिचुएशन है रादर ये। लोकेश, क्या करना चाहिए? 7 साढ़े 7 रुपये आ चुका है शेयर, 13-14 रुपये की रेंज में खरीदारी है, क्या निकल जाए या फिर किसी और शेयर में निवेश करें? क्या कर सकते हैं? देखिए सुमित जी, इफ आई लुक एट द चार्ट्स ऑफ रतन पावर राइट नाउ, इसमें लोअर हाइज लोअर फॉर्मेशंस हैं, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दिखता है जो इंडिकेट करता है कि हाई लेवल्स पे स्टॉक जो है वो छोड़ दिया गया है। आपको एडवाइस दी जाती है सर, अपनी पोजीशन से निकल जाइए, और आपको पावर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना है तो आप सुजलॉन में इन्वेस्ट कर लीजिए और उसको 1 साल का टाइम दे दीजिए, आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपको फेवर करेंगे। ठीक है, चलिए, आपको राय भी मिल चुकी है। फटाफट से कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। गाजियाबाद से राजीव हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग राजीव, पूछिए अपना सवाल। मैडम, 7th को बैंक्स के रेपो रेट वगैरह आने वाले हैं, तो मुझे 1 वीक के लिए 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है, तो कोई हाईली प्रॉफिटेबल मेकिंग स्टॉक बता सकते हैं? ओके, चलिए राजेश, इंटरेस्टिंग सवाल ये आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स के पहले ये प्ले करना चाहते हैं एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, क्या करना चाहिए अभी इनको? 1 लाख रुपए की राशि निवेश करना चाहते हैं, वुड इट बी अ वाइज मूव कि 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है? सही कहा आपने साक्षी कि मार्केट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। हम वही देखते हैं, एक दिन एक सेक्टर चलता है, दूसरे दिन दूसरा चलता है, कभी बड़ी कट आती है। ऐसे हालात में इतनी शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क लेना उचित नहीं है। फिर भी ये अगर करना ही चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आरबीएल बैंक में एक बार करके ट्रेड करके देख लें। 508 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और कैरी कर ले पोजीशन को। 508 टूटता है तो अपनी शॉर्ट टर्म पोजीशन से निकल जाएं। जी, तो शॉर्ट टर्म में आरबीएल बैंक, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ही आपको जो टारगेट दिया है वो 508 रुपये का एक स्टॉप लॉस के तौर पे बताया गया है, और कुछ मूव आता है तो उसे ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए निकलने की राय आपको राजेश ने इसमें नहीं दी है। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें अपनी पोजीशन अगर बनाते हैं तो उसमें से निकल सकते हैं। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ रघु हैं बातचीत करने के लिए। रघु जी नमस्कार। मेरे पास टीवीएस लैब है, 500 शेयर है। ओके, 640 रुपीज में लिया था। चलिए, और एक शेयर है सर, वो सुबेक्स का है, वो 10,000 है, 12 रुपए में लिया सर। ओके, लोकेश, डीवी स्लैब 540 या 640 में शायद इनकी खरीदारी है, 11 रुपये नीचे शेयर आज कामकाज कर रहा है, 2% की गिरावट है, 570-80 का मौजूदा सर है। क्या करना चाहिए इसमें? और दूसरा सुबेक्स अगर आप ट्रैक कर पाए तो उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए? 10,000 शेयर इनके पास है। देखिए समझिए, हम डीवी स्लैब के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड पोजीशन बनी हुई है जो इंडिकेट करता है कि स्टॉक में पुल बैक देखा जाएगा। तो आप थोड़ी पेशेंस बनाए रखिए और आप थोड़ा टाइम दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को। आपको स्टॉक 640 से 650 के ऊपर की तरफ दिखा सकता है। अगर हम सुबेक्स की बात करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना हुआ जो इंडिकेट करता है कि स्टॉक में काफ़ी वीकनेस है, तो सेल एंड राइज की नीति को अपनाएं, स्टॉक से एग्जिट करें। ठीक है, चलिए, यहाँ पर भी स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। इनफैक्ट कुछ नंबर्स की बातचीत कर लेते हैं। इन्फीबीम इनकॉर्पोरेशन के नंबर्स आए हैं, एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके के नंबर्स पोस्ट किए हैं। नंबर्स के बाद एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, 2.5% तक का अपमूव देखने को मिला है। अगर आप टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करेंगे तो दोनों ही फ्रंट्स पर इजाफा डेफिनेटली पोस्ट किया है कंपनी ने। कंपनी के मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर विशाल मेहता हैं, MD हैं कंपनी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। सबसे पहले नतीजों पर ही आउटलुक आपका जानना चाहेंगे। जिस तरीके से हमने बॉटम लाइन फ्रंट पर 8% तक का इजाफा देखा है, टॉप लाइन फ्रंट पर भी एक इंप्रूवमेंट देखा है ओवर लास्ट ईयर, क्या कुछ की कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं इस क्वार्टर में? हाँ, देखो, वैसे बॉटम लाइन देखा जाए तो ईयर ओवर ईयर वी हैव इम्प्रूव्ड आवर बॉटम लाइन बाय 400%। तो EBITDA देखोगे तो वी रिपोर्टेड EBITDA फॉर द फुल ईयर ऑफ 83 करोड़, और वो लास्ट ईयर वो 27 करोड़ था। और उसका ड्राइवर जो है वो सर्विस रेवेन्यू है। जब हम वेब सर्विसेज देते हैं, और वेब सर्विसेज में हम बिल्डर बाज़ार जो प्लेटफॉर्म है जो हम मर्चेंट्स को देते हैं ताकि वो अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर बना सके, ब्रांड्स को देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज B2B और B2C दोनों में दे सके। तो हमने काफ़ी सारी ब्रांड्स भी साइन अप कर दी है। लास्ट ईयर वी साइंड अप अमूल विच इज़ द लार्जेस्ट डेयरी, वो उसको साइन किया था। वी ऑल्सो साइंड अप इंटरनेशनल क्लाइंट्स। हमने अपना पूरा फ्रेमवर्क और प्लेटफॉर्म सीयर्स को दिया है। सीयर्स इज़ अ बिग रिटेलर, वो US में है। डोमेस्टिक बिजनेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर अस।
तो उसके हिसाब में देखा जाए तो EBITDA जो है हमारे सर्विसेज सेगमेंट में 50% से ज़्यादा हमारा है। इसमें जब प्रोडक्ट और वो फ्रेमवर्क बना दिया है तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो होता है वो बहुत कम है हमारे लिए, और वो भी बहुत अफोर्डेबल तरीके से हम मर्चेंट्स को देते हैं ताकि वो वेरिएबल पे चालू करे, तो अपने सक्सेस जो है वो उनके साथ जुड़ देते हैं। देन एज दे स्केल अप तो हम फिक्स कॉस्ट देते हैं ताकि हमें ज़्यादा उनको पैसा हमें देना नहीं पड़ेगा। तो दैट्स द वे वी हैव एक्चुअली ग्रोन द बिजनेस, और उसमें वी हैव रिपोर्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, और सर्विस रेवेन्यू जो है परसेंटेज टोटल रेवेन्यू में 40% से ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ गई है। एंड दिस वाज आल्सो एक्सपेक्टेड बिकॉज आप देखोगे तो ईयर ओवर ईयर हमारे सर्विस सेगमेंट में काफ़ी सारा फोकस है। 3 साल पहले इट वाज ओनली 15% ऑफ आवर रेवेन्यू, अभी टुडे इट इज़ अपवर्ड्स ऑफ 40% एंड रेवेन्यूज देमसेल्व्स आर स्केल्ड। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वी हैव रिपोर्टेड EBITDA ऑफ 83 करोड़ एंड अ पैट ऑफ 44। ओके सर, जो कंपनी के अगर नंबर्स की डिटेल देखें तो स्टैंड लोन बेसिस पे कंपनी को घाटा हुआ है, जो मुनाफे से घाटे में गई है वो। तो इससे 2 सवाल बनते हैं। पहला तो ये कि सब्सिडरीज का प्रदर्शन कैसा रहा, क्या उनकी वजह से कंसर्न नंबर्स अच्छे आते हुए दिखाई पड़े, और दूसरा क्योंकि पिछली बार एक डिफर्ड टैक्स का भी नंबर था, ये डिफर्ड टैक्स के बारे में अगर आप कुछ क्लैरिटी दे पाएँ। देखो वैसे कैश देखा जाए तो कैश प्रॉफिट है, आप स्टैंड अलोन में देखोगे तो वी हैव रिपोर्टेड कैश प्रॉफिट। ये जो है वो अकाउंटिंग एंट्री है, इट इज़ बिकॉज कि वो इंड एस में अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। सो इन सच केसेस जो एसेट होती है दैट एसेंशियली गोज एज पार्ट ऑफ डिफर्ड टैक्स, और वो डिफर्ड टैक्स इज नॉट इम्पैक्टिंग अवर कैश प्रॉफिट एट ऑल। तो स्टैंड अलोन बेसिस पे भी देखोगे तो कंपनी इज रिपोर्टेड वेरी हेल्दी कैश प्रॉफिट्स। इट इज़ ओनली बिकॉज कि ये डिफर्ड टैक्स कंपोनेंट जो है which is essentially part of a non-cash event which is resulting into a net negative on a standalone basis. आप वैसे देखा जाओगे तो consolidated results पे because it is an impact of subsidiary and parent which is actually captured, तो उसके हिसाब से देखोगे तो consolidated basis में वो eliminate हो जाता है, तो उसकी वजह से you will always see a very healthy profit. राइट सर, आपसे जानना चाहेंगे, कंपनी लगातार एक्विजिशंस कर रही है। पिछले 2-3 महीनों में हमने जिस तरीके से आपको आगे बढ़ते हुए देखा है, FY18 के लिए क्या कुछ एक्सपेंशन प्लान्स है? क्या जहां पर एग्जिस्टिंग स्टेक आपने एक्वायर किया वहीं पर एक्सपेंशन करेंगे, या फिर कुछ और आपने अपॉर्चुनिटीज तलाशी हुई हैं? लास्ट ईयर हमने 2 एक्विजिशंस किए इन द लास्ट 3 मंथ्स। एक CC एवेन्यू के वो जो पेमेंट एग्रीगेटर होता है, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स वो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और CC एवेन्यू इज़ द लार्जेस्ट पेमेंट एग्रीगेटर इन द कंट्री। तो उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है विद द गोल के वी विल मर्ज द कंपनी इनटू अस। और CC एवेन्यू के पास दे ऑलरेडी आर द लार्जेस्ट पेमेंट एग्रीगेटर, दे हैव मोर देन 100,000 मर्चेंट्स। तो उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म और पेमेंट्स जो होता है वो साथ में हम मर्चेंट्स को देते हैं, तो ऑनलाइन सेलिंग बहुत सिंपल हो जाता है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस आल्सो प्रोसेसिंग एंड कंप्लीटिंग इज़ वेरी हाई। तो वो एक एक्विजिशन या मर्जर जो बताते हैं उसमें वी हैव पुट इन अ लॉट ऑफ फोकस एंड अटेंशन जी, और उस पर यू विल सी मोर ऑफ द एक्टिविटी हैपनिंग दिस ईयर। DRC सिस्टम्स करके कंपनी है जिसमें हमने वी हैव डन टैलेंट एक्विजिशन, देयर वर अ फ्यू हंड्रेड इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो जैसे हम प्लेटफॉर्म स्केल अप करते हैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल, वो भी हम करते रहेंगे जी। देयर इज़ नो न्यू एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट इन द होराइजन, पर जैसे अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है वी विल इवैल्यूएट देम एंड वी विल डू व्हाटएवर इज सिनर्जिस्टिक एंड एक्रेटिव फॉर अवर शेयर होल्डर्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मेहता अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। समय का थोड़ा अभाव था इसलिए आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।